today's session. So let me wish each and every WD doctor over here a very happy Women's Day, and also all the men's division, for really supporting all the women in their life. Thank you very much. We are very fortunate to have this learning bonanza from Ignited Minds by PHF and HSH under the guidance of Dr. Liaquat Namole and Dr. Ashok Avadia. Thank you very much. I'm your host for the evening, Dr. Manisha Soni from Mumbai. And let's buckle ourselves up for a great learning. Dr. Manisha Kapoor and Dr. Manisha Soni. Yes. Let's buckle ourselves up for a great learning. And we have, wonderful speakers. So we are all very fortunate. So let's, welcome our first speaker, the opening speaker for the session, Dr. Neelam Avtar Singh. So just to share a few lines about her, she has a very rich clinical experience of 37 years. She's practicing in Patiala, and she is also attached to many charitable clinics. She has delivered expert lectures on prescription on the basis of mind at various seminars in cities all across India. She is also authored the book Marvels of Sapphire, and she's also co-authored the book Homeopathy and Mind. So without wasting any time, let's welcome Dr. Neelam Avtar Singh with a round of applause. Everyone can unmute and clap for her, please. Congratulations. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Welcome, Thank you, everyone. Over to you. Welcome, ma'am. Welcome. Thank you so much. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you. Welcome, ma'am. So, hello everyone. Happy International Women's Day to all the beautiful women of this forum. From the bottom of my heart, I thank Dr. Liaquat Ali, Dr. Mansi, Dr. Ashok Avadia, and Dr. Manisha ji to organize this platform. आज स्पेशली इंटरनेशनल वुमेन पे आपने ये जो एक नया उपराला किया है, नया ये एक 7 days का कंटिन्यूसली 7 days डिफरेंट डॉक्टर्स आएंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे अपनी अपनी एक्सपर्टीज दिखाएंगे, उसके लिए आई एम सो हैप्पी. सो सबसे पहले You everyone know about International Women's Day. इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये 1909 में फर्स्ट टाइम कुछ women ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सोचा कि एक ऐसा फोरम बनाया जाए, एक ऐसा डे बनाया जाए जिसमें जो औरतों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जो औरतों को सिक्योरिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो वो मिलनी चाहिए. उनके साथ बायस्ड बिहेवियर होता है. इसके लिए उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया. फिर 1910 में इनकी फिर से कॉन्फ्रेंस हुई. फिर 11 से देखो 100 से ज्यादा ईयर्स हो गए ये दिन मनाते हुए, और आज भी बहुत जगह पे औरतें बहुत पछड़ी हुई है, बहुत ज्यादा पछड़ी. लेकिन वी आर वेरी लकी कि हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि जहां से हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं. उसके बाद 1911 से हर साल 8 मार्च को ये डे सेलिब्रेट करने लग पड़े. बहुत सारे कंट्रीज ने, पहले 17 कंट्रीज थे, फिर इसके बाद सभी कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया. जो 22 का मोटो है, जो थीम है, दैट इज ब्रेक द बायस. जो औरतों के साथ बायस होता है, जो पक्षपात होता है, उसको तोड़ो. और इसके पीछे रीजन भी यही था कि जो इनके ऊपर सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल
पॉलिटिकल ये जो ज्यादतियां होती हैं उनको खत्म करो और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वेमेन की उनको हाईलाइट किया जाए। तो इस बार वाला जो 22 का है ब्रेक द बायस, इसका थीम है इंटरनेशनल वेमेन डे का, और इसमें 3 कलर्स हैं, पर्पल, ग्रीन एंड व्हाइट। पर्पल स्टैंड्स फॉर जस्टिस एंड डिग्निटी, justice for women and dignity of the woman. Green for hope and white for purity. So ये छोटा सा इसके बारे में 2022 के बारे में, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में थोड़ा सा है। So आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज ऑन इनफर्टिलिटी या स्टरलिटी। ये भी वेमेन के साथ ही रिलेटेड है। तो अभी मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। इनफर्टिलिटी या स्टरलिटी होती क्या है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे केसेस ठीक किए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम हर रोज नई चीजें लर्न करते हैं। सो इनफर्टिलिटी या स्टरलिटी क्या होती है कि जब 1 साल तक मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे रहते हैं, उनका कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, कोई प्रोटेक्ट नहीं करते, 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कोई भी रीजन हो सकता है। ये रीजन मेल में भी हो सकता है, ये रीजन फीमेल्स में भी हो सकता है। मेल्स में दिस इज रिलेटेड टू सेमेन काउंट। सेमेन काउंट में उसका काउंट कम हो सकता है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, या स्पर्म्स हेल्दी नहीं हो सकते, उसमें अनहेल्दी होते हैं, या वो मोटाइल नहीं है क्योंकि स्पर्म ने वजाइना से चल के ऊपर मोटाइल होना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। लो काउंट हो सकता है, लो मोबिलिटी, एबनॉर्मल स्पर्म्स हो सकते हैं। तो ये मेल्स में 2-3 चीजें ये मेन देखने को मिली हैं, लेकिन जो एक्चुअल 80% ऑफ केसेस होते हैं फीमेल्स में प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स कई तरह की होती है। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। हम हर रोज अपने क्लिनिक्स में देखते हैं पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है। इसमें ओवरीज में सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से पीरियड्स अपसेट हो जाते हैं, हार्मोन्स अपसेट हो जाते हैं। जो मेंसेस का 28 डेज का साइकिल है वो या तो बहुत लंबा होके 40 डेज तक चला जाता है, या 2-2 महीने एमिनोरिया होता है, पेशेंट्स को पीरियड आते ही नहीं है, या फिर 15-15 दिन के बाद आते रहते हैं और बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। सो जब भी पीरियड्स ठीक नहीं आएंगे, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, तो उसमें ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। हार्मोन्स अपसेट होते हैं, प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाता है, इसके साथ मोटापा आना शुरू हो जाता है। आजकल तो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। पहले तो कभी ऐसे सुना भी नहीं था कि इतने ज्यादा केसेस। अक्सर हुआ करता था कि शादी हुई 20-22 साल की एज में और 1 साल 1.5 साल में बेबी हो गया। आजकल क्या होता है, पहले तो बच्चे पढ़ते रहते हैं, फीमेल्स भी मेल्स भी, लेकिन फीमेल्स की जो बेस्ट एज होती है दैट इज अप टू 32 इयर्स। पहले तो बच्चे पढ़ते रहते हैं, 25-26 साल की एज हो गई, उसके बाद शादी करने में वो 3-4 और साल लगा लेते हैं। 30 इयर्स की एज में शादी हुई, उसके बाद वो 5 साल 4-5 साल बच्चा नहीं पैदा करते, वो प्रोटेक्टेड सेक्स में रहते हैं। जब उसकी लड़की की एज 35 इयर्स होगी तब कॉम्प्लिकेशंस आती ही आती है। उसका सबसे बड़ा जो सबसे मेजर रीजन वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज ही है, दो देयर आर मेनी अदर रीजंस टू,
लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन, नेक्स्ट रीजन आ जाता है थायराइड का, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोनों में ही स्टेरिलिटी हो सकती है। या पेशेंट को कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, कोई उसकी सर्जरी हुई है, या कोई फाइब्रॉइड्स हैं, बेनाइन फाइब्रॉइड्स हैं, तो उसमें भी प्रेगनेंसी कई बार नहीं होती। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि इवन फाइब्रॉइड्स होने पर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। कई बार नहीं होती, लेकिन बहुत केसेस में देखा है कि प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड्स अगर छोटे हों तो हो भी जाती है। मैं आज भी जो केस बताऊंगी उसमें भी फाइब्रॉइड का बाद में पता चला। एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, या पेशेंट कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई दवाइयां चलती हैं, कोई मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसके अलावा आजकल मॉडर्न टाइम है, बहुत लोग फीमेल स्मोकिंग करते हैं, बहुत फीमेल्स अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा ये कॉमन ट्रेंड होता जा रहा है, जिस वजह से गर्ल्स में स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होने लगी है। अगर तो वो एक्सरसाइज करते हैं या तो बहुत ज्यादा करते हैं या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत लेथार्जी, बहुत स्लोनेस, इससे भी ओबेसिटी आती है, मोटापा हो जाता है। या पेशेंट को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उस वजह से भी, वो भी एक रीजन है जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती। सो ऐसे बहुत सारे, ढेर सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी में तो वो अक्सर पेशेंट्स को केमिकल्स, हार्मोन्स, ये सब कुछ देते हैं। और बहुत बार मैंने देखा है कि पेशेंट जितने मर्जी हार्मोन्स ले लें लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती। यहाँ तक कि उनका लेप्रो ट्रीटमेंट जो होता है उससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती। या आईवीएफ भी करवाते हैं लोग, इतने पैसे खर्चते हैं, फिर भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती। उसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन बेसिकली यही है कि उन केमिकल्स ने बॉडी को इतना स्टेबल किया ही नहीं, ना तो प्रॉपर ओवुलेशन होता है, ना ओवर ढंग से बनता है, ना वो ओवरी से रिलीज होता है टाइम पे। इसलिए ये सबसे बड़ा रीजन बनता है। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने एलोपैथी भी ली, इतना इतना टाइम लेते रहे और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो अभी हम कुछ केसेस की बात करेंगे। सबसे पहला केस है, ये 32 इयर्स की लेडी है जिनकी शादी को 8 इयर्स हो गए और इनके बेबी नहीं हुआ है। ये मेरे पास जब आए तो इनके बहुत ज्यादा सारा मुंह एक्ने से भरा पड़ा था, बहुत ज्यादा इनके मुंह पे बड़े बड़े मोटे मोटे, क्योंकि जब भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो बहुत सीवियर एक्ने होते हैं। एंड विद इरेगुलर मेंसेस, कि वो कभी टाइम पे आते ही नहीं है, हमेशा शी हैज टू टेक एलोपैथिक मेडिसिन। हमेशा जब भी आते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती है, उस वजह से ही पीरियड्स आते हैं। तो ये दवाइयां उसने बहुत सालों से चली जा रही हैं, लेकिन कोई भी उसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। और उसने लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी करवाया, उसने ट्वाइस 2 बार आईवीएफ भी करवाया, जिससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तो वो जब मेरे पास आए तो उनको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम नहीं थी कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हालांकि प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, लेकिन जब मेरे पास आए तो उनको था कि मेरे तो सारे मुंह सारा पिंपल से भरा लग पड़ा है और इतना बुरा लगता है। तो हम जैसे कि पेशेंट की मेंटल स्टेट, उसकी साइकी, उसके जो सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, जो उसकी उस वक्त की स्टेज होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं।
तो अगर उसकी नेचर के बारे में जब मैंने पूछा तो उनको कि कैसा आपका स्वभाव है, गुस्सा गुस्सा कितना आता है, क्या करते हो गुस्से में, बोल देते हो नहीं बोलते हो, ये हमारे बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि किसी की साइकी जानने के लिए, उसके नेचर को जानने के लिए तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। सो मैंने उनसे पूछा कि कैसे वो, शी सेड के हाँ, हंसते हुए जस्ट कि हाँ जी गुस्सा आ जाता है, कई बार लड़ भी पड़ती हूँ, बट लेटर ऑन पछतावा भी होता है, और बाद में मैं एनालाइज भी करती हूँ कि पछतावा हुआ, बाद में एनालाइज किया। मैंने कहा कोई जल्दी साथ के साथ हो जाता है या थोड़ी देर के बाद? सो शी सेड हाँ, कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी थोड़ी देर के बाद हो जाता है। जो भी हमारी केस टेकिंग में वेग क्वेश्चंस होंगे, वेग क्वेश्चंस मींस जिनका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। पेशेंट ने बोला हाँ जी गुस्सा तो आ जाता है, बोल भी देती हूँ, लड़ भी पड़ती हूँ, कभी कभी कह देती हूँ। सो हम ऐसे सिम्टम्स कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे until unless वो 100% श्योर हो, क्योंकि हमने सिर्फ कुछ सिम्टम्स सेलेक्ट करने हैं और वो हमारे कंफर्म्ड सिम्टम्स होने चाहिए। सो इस चीज पे द सिम्टम्स वर, द रूब्रिक्स वर नॉट क्लियर, तो हम ये उसकी बात नहीं लेंगे। फिर उसने बोला कि डॉक्टर साहब बस मुझे तो जल्दी ठीक कर दो। मैंने कहा क्यों? बस वैसे ही, बस जल्दी ठीक कर दो, बहुत देर होगी दवाइयां खाते हुए, जल्दी ठीक कर दो। मैंने कहा कोई खास रीजन? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सो अगेन द वेग आंसर। अगर वो इसका कोई रिप्लाई देती कि डॉक्टर साहब देखो 8 साल हो गए हमारी शादी को, इतनी देर हो गई और हमने आईवीएफ भी ट्राई कर लिया, वो भी नहीं, अब पिंपल्स हैं, पिंपल्स जल्दी जल्दी ठीक कर दो। अगर कुछ वो रीजनिंग देती या कुछ और बताती, फिर ये मेरे लिए कुछ क्लियर होता, लेकिन यहाँ पे भी द आंसर वाज टोटली वेग कि ठीक कर दो, बस जल्दी से ठीक कर दो। तो ऐसे हम फटाफट में के साथ केस टेकिंग कर रहे हैं, साथ के साथ रूब्रिक्स बनाने, ऐसे कभी भी रूब्रिक्स नहीं बनाने। फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मेरा दिल करता मैं घूमती रहूं। तो मैंने कहा कहाँ के, आज तक कहाँ घूमे हो? तो नहीं ऐसे तो हम कहीं ज्यादा नहीं गए, पर वैसे मुझे पसंद है। तो ये भी कोई सर्टेन आंसर नहीं हुआ। मैंने कहा आपकी हॉबीज क्या है? जब हम ऐसे हमें टोटली अनक्लियर क्वेश्चन आंसर्स, कुछ जवाब नहीं मिलते, तो फिर हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या करते हो? शी सेड आई लव म्यूजिक, कभी कभी सुन लेती हूँ, कभी कभी गा भी लेती हूँ, पर ज्यादा नहीं। अगेन सेम थिंग, कुछ भी क्लियर नहीं, नो। मैंने बोला कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग्स, कुछ ऐसा फ्री टाइम में? नहीं, आई डोंट लाइक ड्राइंग और पेंटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब हमें अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक ही बात है कि मेरे एक्ने हुए पड़े हैं, उनको ठीक कर दो। फिर हम पूछते हैं कि आप अपनी रूटीन बताइए, आप सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं? उसने मुझे बताया, शी सेड के वो 9:30 बजे सुबह अपने ऑफिस जाती है, रात को 9 बजे आती है। बहुत बिजी रहती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपनी जॉब के साथ बिल्कुल आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस। मैंने कहा घर में तो सारा काम मेड ही करती है, वही खाना बनाती है, वही सफाई करती है, वही सब कुछ क्लीन करती है, तो मुझे सफाई अच्छी लगती है, लेकिन मैं करती नहीं हूं, मैं खुद नहीं करती। फिर भी कुछ नहीं मिला। मुझे हर चीज परफेक्शन में होनी चाहिए, वो मुझे पसंद है कि ज्यादा बिल्कुल सब कुछ साफ सफाई, बिल्कुल हर चीज टोटली परफेक्ट होनी चाहिए। और मैंने पूछा इफ देयर इज एनी फाइट इन द ऑफिस डू यू एवर टेक द स्टैंड, क्या आप स्टैंड ले लेते हैं अगर आपके ऑफिस में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए? शी सेड इन सम केसेस आई टेक, इन सम केसेस आई डू नॉट।
अभी तक जो केस था सारे का सारा इट वाज टोटली वेग, कुछ भी क्लियर नहीं था। फिर मैंने कहा कुछ और बताइए, तो वो अपने आप अब बोलने लगी। जब पेशेंट हमें खुद जो चीजें बताता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज कंपेयर टू जो हम लोग पूछते हैं। वो कहती डॉक्टर साहब मुझे रोना बहुत आता है, मैं रोती बहुत जल्दी, और हमेशा मेरी एक ही विश होती है कि कोई मुझे प्यार करे। मुझे लगता नहीं है कि कोई मुझे प्यार करता है। सो मेरे मन में हमेशा यही होता है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई लाड करे, कोई पुचकारे, इस तरह से मेरा मन करता है। बहुत अकेला महसूस करती हूँ। और घर पे तो जैसे ज्वाइंट फैमिली है तो सुबह चली जाती हूँ, रात को आती हूँ, कोई किसी से बात नहीं करता। टोटली आई फील वेरी निग्लेक्टेड। सो आई वांट समवन विद मी। आई फील टू लोनली। अकेला बहुत महसूस करती हूँ और मेरे मन में होता है कि कोई हो जो मुझे प्यार करे। तो बस ये एक छोटा सा पहरा जिसने उसकी दवाई निकाल दी। या तो उसके सारे आंसर्स टू दी पॉइंट थे, बिल्कुल हाँ ना वाले थे, या उसके बिल्कुल अनक्लियर एंड वेग आंसर्स थे। सो इसमें मैंने जो रूब्रिक्स लिए, शायद आप सभी ने ये मेडिसिन बहुत बार यूज की है, लेकिन बस वो छोटे से एक पैरे ने, छोटे से एक पैराग्राफ ने उसकी सारी जिंदगी बदल के रख दी। वीपिंग डिजायर के दिल करता है कि बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बहुत दिल करता है कि रो पड़ूं, एंड मेरा दिल करता है कि मुझे कोई प्यार करे। फॉन्डल डिजायर फॉर केयरेस्ट डिजायर टू बी, कि कोई केयर करे, कोई प्यार करे। क्यों? क्योंकि हमेशा यही लगता है कि मैं अकेली हूं घर में, कोई किसी से बात नहीं करता, टोटली निग्लेक्टेड फीलिंग। सो डिल्यूजन, निग्लेक्टेड, alone feeling, loneliness, and कोई प्यार करे, कोई बात करे, consolation, ameliorate. So जो इसमें एक और बात थी जो उसने आंसर्स टू द पॉइंट छोटे छोटे बताए, बस जस्ट यस, हाँ जी आ जाता है, नहीं आता है, हाँ हो जाता है, रिपेंट भी कर लेती हूँ, कभी कभी हो जाता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, हाँ जी हो जाता है। So ये what was this? This is answers monosyllable के आंसर सिर्फ yes या no में, ये छोटा सा एक टुक जवाब देना कि yes, हाँ, ना, ये पेशेंट करता है। So the medicine is clear, सभी को पता है, yes, this is Pulsatilla। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसलिए बताया कि कई बार हम, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया, गुस्सा आता है, हाँ जी रिपेंट भी करती हूँ, हम वो सिम्टम्स लेने लग पड़ते हैं, लेकिन हमने कोई भी जो अनक्लियर सिम्टम है, जो कंफर्म्ड नहीं है, वो हमने नहीं लेना। अगर वो अभी भी ये बात नहीं बताती तो मैं शायद उसको और आगे कंटिन्यू करती, चाहे कुछ भी पूछती। और जो सेकंड थिंग थी, आंसर्स मोनोसाइलेबल, के वो आंसर्स देती है सिर्फ छोटा सा एक टुक, छोटा सा सिंगल वर्ड में, हाँ ना, आता है नहीं आता है। सो आई गेव हर पल्साटिला 1 mg 1 dose with PL for 1 month। 1 महीने के बाद उसके पीरियड्स अपने आप ही नॉर्मल टाइम पे आ गए, क्योंकि मैं जब भी इस तरह के केसेस ठीक करती हूँ तो मैं कहती हूँ एलोपैथी तो आप पहले ही बहुत ले चुके हो, सो डोंट टेक एनी मेडिसिन, सारा कुछ छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। छोड़ने के बाद फिर मेरे पास आओ, या बिल्कुल टोटली छोड़ने के बाद ही हम होम्योपैथी स्टार्ट करेंगे। और भी मेरे पास जो केसेस हैं, उन केसेस में भी मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि आपने ट्राई कर लिया ना, एलोपैथी आपने ले ली, आपने ट्राई कर लिया, आपने 3-4 इयर्स दे दिए उसको, अब जो मुझे टाइम देना है वो होली सोली मुझे ही दीजिए।
बिल्कुल आप होम्योपैथी पे ही फोकस करें कि आई विल टेक होम्योपैथी। तो 1 महीने के बाद उसके पीरियड्स अपने आप ऑन टाइम आए और उसका फेस बहुत क्लियर हो गया जस्ट इन 1 मंथ। कोई भी नए एक्ने नहीं हुए, पुराने वाले जो एक्ने थे वो भी ठीक हो गए 2 महीने के बाद। क्योंकि उसको पहले ही मैं 1M दे चुकी थी। 1M इसलिए दी थी क्योंकि वहां पे मेरे पास ना 200 पोटेंसी थी, ना उस वक्त ये मेरे यूनिट की, चैरिटेबल यूनिट की बात है, तो ना वहां पे मेरे पास 30 थी बाय चांस। तो उनको 1M पहली डोज दी थी, उसके बाद उनको सैक्लेक दिया, फिर उसके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलरली विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन अपीयर होने लग गए। 6 महीने में, 5 महीने में वो बिल्कुल ठीक होगी, सारा फेस क्लियर हो गया, पीरियड्स रेगुलर हो गए। उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी हुई नेचुरल वे में, कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। कहा उन्होंने आईवीएफ करवा के 3-3, 4-4 लाख रुपए एक टाइम पे स्पेंड की, और यहाँ पे जस्ट 50-100 रुपए की मेडिसिन से 6 महीने में नेचुरल वे में उनकी प्रेगनेंसी हो गई। आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी उनके बेटी हुई, और वो स्पेशली मतलब पूरा टाइम मेरे पास आते रहे, चाहे मैंने उनको सैक्लेक दी या कोई भी बीच में कोई इशू आया होगा तो कुछ दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर दैट। लेकिन उसके बाद उनकी बेटी हुई और दे वर सो हैप्पी कि होम्योपैथी में ऐसे भी होता है। उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास, उनकी सारी फैमिली मेरे से मेडिसिन लेती है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल केस ऑफ पल्साटिला। पल्साटिला 1M 1 डोज और प्रेगनेंसी पॉजिटिव एंड उनकी बेटी हुई। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। ये केस भी बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे पटियाला के ही पेशेंट थे, उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, तो उसके एक बेटा था पहले 10 इयर्स का। तो अभी उनके मन में था कि एक और बेबी हो, तो उन्होंने ट्राई किया और वो पहली बार ट्राई किया तो 7 वीक्स पे अबॉर्शन हो गई। फिर उन्होंने दोबारा और टेस्ट वगैरह करवाए तो उनके भी पीसीओडी की प्रॉब्लम निकली। डॉक्टर्स ने उनको हार्मोन्स दिए, मेटफॉर्मिन दी, उनका आयरन भी कम था, उनके विटामिन कम थे, उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और उनमें ओबेसिटी बहुत ज्यादा थी। शी वाज 84 किलोग्राम्स और उनकी एज थी 37 इयर्स। एज भी ज्यादा, जब वो बेटा हुआ था तब उनकी 27 इयर्स की एज थी। तो बीच में बहुत बार ट्राई करते रहे लेकिन प्रेगनेंसी हुई नहीं। जब एक बार हुई तो 7 वीक्स पे वो अपने आप ही अबॉर्ट हो गया। तो जब वो मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं कि माय बिगेस्ट स्ट्रेस इज आई नीड अ बेबी, आई नीड अ चाइल्ड, बहुत डेस्परेटली, आई लव किड्स और मुझे बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, बस आप कोई ऐसी मेडिसिन दो कि मुझे बेबी मिल जाए। उन्होंने लेप्रोस्कोपी भी करवाई थी लेकिन उससे भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। डॉक्टर्स बोलते थे कि अपना मोटापा कम करो, तो मोटापा इनसे कम होता नहीं था। 84 किलोग्राम इनका वेट था और मोटापे की वजह से इनमें बहुत ज्यादा लेथार्जी, बहुत ज्यादा स्लोनेस, बहुत नेगेटिविटी थी। कहते मैं तो खुद को बहुत मोटिवेट करती हूँ अपने आप को, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे तो बस आई नीड अ चाइल्ड। मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ और मुझे जब ये बातें याद आती हैं, आई क्राई एट एनीथिंग, बस मैं तो झट से रो पड़ती हूँ। बहुत जल्दी मुझे रोना आता है, फॉर नो रीजन, बिना कारण के मैं रो पड़ती हूँ। और मुझे हमेशा मेरे मन में होता है कि आई नीड अ शोल्डर टू कंसोल मी, मुझे हमदर्दी की जरूरत होती है कि मुझे कोई कंसोल करे, मुझे कोई प्यार करे।
मुझे कोई कोई मेरे साथ मुझे एक शोल्डर चाहिए जिसके ऊपर मैं सिर रख के रो लूं। तो मैंने कहा ऐसा आप क्यों सोचती हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरा एक्चुअल घर तो इधर पटियाला में है और यहाँ पे उसके इन लॉज उसके साथ ही रहते थे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और भी सारे लोग। कहते डॉक्टर साहब सब कुछ यहाँ पे गलत है, सब कुछ गलत है मेरी इन लॉज की फैमिली में। जो मेरा पटियाला वाला परिवार है, मेरे पेरेंट्स का परिवार है, हमारे परिवार में इतना प्यार है, हम इमोशनली सभी इतने अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। मेरे घर में सभी लोग इतना प्यार करते हैं एक दूसरे को, हम रिश्तों की वैल्यू करते हैं, बहुत अटैच्ड है, बहुत पोलाइट है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट करना सिखाया। मेरे पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ज्यादा उन्होंने हमें सबकी रिस्पेक्ट करना सिखाया। लेकिन यहाँ तो माहौल ही डिफरेंट है। हालांकि इतनी देर होगी मुझे यहाँ पे रहते हुए, यहाँ पे तो कोई किसी का है ही नहीं है। दे लिव अ डिफरेंट लाइफ, इमोशंस, कोई इमोशंस नहीं है। और मैं आई एम हाईली इमोशनल। मैं तो एक जानवर को भी कुछ हो जाए मैं तो उसी पे रो पड़ती हूँ, इतनी इमोशनल हूँ, इतनी सेंसिटिव हूँ। अगर मुझे कहीं गुस्सा आ जाता है तो मुझे आई हैव टू सप्रेस माय फीलिंग्स। मैं यहाँ पे किसी को, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ कह सकूं। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे कोई हो, पर कोई है ही नहीं मेरा। She said I am highly responsible. डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा, मैं सब कुछ करती हूँ बहुत ज्यादा ढंग से, प्रॉपरली। मैं किसी के साथ आर्गू नहीं कर सकती। यहाँ के लोग जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो लड़ते बहुत है सारे के सारे। मैं नहीं लड़ सकती, मैं किसी के साथ नहीं लड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ, बहुत इन बातों पे रोना आता है। और मुझ में एस्थेटिक सेंस बहुत ज्यादा है। मैंने कहा वो कैसे? कहते आई एम हाईली आर्टिस्टिक। बहुत ज्यादा मैं अपने घर को सजा के, चीजों को, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाती हूँ, मैं ड्राइंग्स बनाती हूँ, स्केचेस बनाती हूँ। सो मुझ में एस्थेटिक सेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों में तो रत्ती भर भी ये चीज नहीं है। मैं एक राइटर हूँ, मैं कुछ लिखती भी रहती हूँ। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, लेकिन मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बाहर जाके पब्लिक में या कहीं भी गा लूं। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं अदरवाइज मैं अच्छा गाती हूँ और म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। सो दिस वाज द केस। इसमें जो किसी के मन में कोई मेडिसिन आई हो तो लिखिए, क्योंकि बहुत क्लियर केस था ये मेरे लिए। ओके, स्टेफी कार्सिनोसिन। जो मेरे से जिन्होंने मेरे केसेस कुछ पढ़े हुए हैं वो एक ही बार में मेरी मेडिसिन पे पहुंच जाएंगे। एंड लिखिए प्लीज, और लिखिए। या गुड, इसमें वेरी गुड। कार्सिनोसिन, पल्साटिला, एंड एक और किसी ने मेडिसिन कुछ लिखी थी, आर्टेबिलिटी। गुड। सो सबसे पहले जो मैंने उसका रूब्रिक लिया, जिस हिसाब से वो बोल रही थी, इट वॉज वेरी माइल्ड।
तो मैंने उनका सबसे पहला रूब्रिक लिया माइल्डनेस। अपने मन में कभी भी नोशंस नहीं बनानी कि वो माइल्ड है, वो रो रही है, उसको हमदर्दी की जरूरत है तो वो पल्सर है, मैं कभी नहीं बनाती। क्योंकि अगर हम हमदर्दी लें, रोना लें, तो उसमें कम से कम 8 मेडिसिन, 7-8 मेडिसिन हैं जो इन दोनों रूब्रिक्स में आती हैं। तो पल्सर के बारे में मैं कभी, किसी भी मेडिसिन के बारे में मैं कभी भी एक फटक से नहीं जाती कि बस इसकी तो वो दवाई है, नो। मैं हमेशा रेपर्टराइज करती हूँ टू एवरी केस। और बहुत बार मैंने देखा है कि रेपर्टराइज करने से हमारा विजन थोड़ा और क्लियर होता है। तो सबसे पहले जो मैंने लिया दैट वाज माइल्डनेस। सेकंड रूब्रिक वाज एलिमेंट फ्रॉम एंगर, वेक्सेशन, सुप्रेस्ड फ्रॉम। वो कहती है कि मैं किसी को कहती नहीं कुछ भी, मैं अपने अंदर ही दबा लेती हूँ ये सब चीजें, मैं नहीं कह सकती, इन लोगों के साथ मैं लड़ नहीं सकती, आर्गू नहीं कर सकती। इसमें कौन सा रूब्रिक आएगा? मैं लड़ नहीं सकती, मैं इनके साथ आर्गू नहीं कर सकती। एनीवन? Quarreling aversion. Quarreling aversion to Okay. Quarreling Coward. aversion, cowardice, cowardice, argue, not arguing, argue. not arguing. ओके, ठीक है। सो तीसरी जो बात उसने बोली थी कि शी इज इमोशनली वेरी वीक, इसमें रूब्रिक आता है वल्नरेबल इमोशनली। जिनके जो बहुत जल्दी रो पड़ते हैं, जिनकी इमोशंस बहुत ज्यादा जल्दी बाहर निकल आती हैं, जो अपसेट हो जाते हैं जल्दी, इन चीजों से दोज आर वल्नरेबल इमोशनली। और उन्होंने बोला कि मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मैं बाहर जाके कहीं भी गा नहीं सकती, लेकिन अदरवाइज मुझ में एस्थेटिक सेंस बहुत ज्यादा है। सो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। जहां पे भी होम्योपैथी में हमारी रेपर्टरी में वांट रूब्रिक आएगा, वांट, रिलीजियस में वांट आता है। वांट का मतलब उसको ये चीज चाहिए, उसमें ये चीज की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, सो पेशेंट में इस चीज की कमी है। देन इज वीपिंग इजीली, सिंपैथी और कंपैशन, डिजायर फॉर, वो कहती है कि मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत है। और एक चीज उसने बीच में जो मैं यहाँ शायद मैं भूल गई बताना, उसने बोला कि मुझे मीठे का, स्वीट्स का इतना क्रेज है कि पूछो मत। मैं तो मीठी चीजें, हालांकि मुझे पता है कि उससे मैं ओवरवेट और हो ही जा रही है, मेरी ओबेसिटी और बढ़ी जा रही है, लेकिन फिर भी मैं मीठा बहुत पसंद करती हूँ। सो अगर कोई रूब्रिक, चाहे वो जनरल्स में आए, चाहे वो डिजायर्स में आए, चाहे वो थर्मल्स में आए, अगर कोई रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं हमेशा उस रूब्रिक को इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैंने जैसे शायद अगर अभी टाइम हुआ तो मैं एक केस की और की बात बताऊंगी जिसमें मैंने थर्मल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो यहाँ पे स्वीट्स डिजायर, म्यूजिक डिजायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे घर के काम करने। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है दैट इज आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। जो लोग ड्राइंग्स करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, हालांकि अभी पहले एक ही मेडिसिन हुआ करती थी, अभी तो बहुत सारी 11-12 मेडिसिन आ गई हैं। सल्फर भी है, चाइना भी है, टैफी भी है, और भी है कुछ, चाइना भी है, सिलिशिया भी है, प्लेटिना है, सल्फर है, जिनमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है। लेकिन पहले एक ही मेडिसिन हुआ करती थी। सो ये जब सिम्टम्स मैंने डाले तो आई वॉज एस्टोनिश्ड कि जो फर्स्ट मेडिसिन आई वो इतनी ज्यादा, चाहे सब में 1-1-1-1 उसका मार्क था, लेकिन इसी मेडिसिन ने 11 रूब्रिक्स कवर किए। तो जब कोई मेडिसिन इस तरह से हर रूब्रिक कवर होता है तो वो मेडिसिन कभी गलत हो ही नहीं सकती।
लेकिन उससे पहले आपकी रूब्रिक्स की जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। सो यहाँ पे मेडिसिन निकली कार्सिनोसिन। अगर हम पल्स देखते हैं तो पल्स में एलिमेंट फ्रॉम एंगर वेक्सेशन सुप्रेस्ड नहीं है, पल्स में आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड नहीं है, पल्स में म्यूजिक डिजायर नहीं है। ये वो चीजें हैं जो उसने खुद मुझे बताई। मैम वो जो बोली मुझे एक शोल्डर चाहिए रोने के लिए, प्यार करने के लिए, इसीलिए पल्स आ रहा था। दैट इज सिंपथी, कंपैशन, डिजायर फॉर। उसके लिए हम फटाफट पहुंच जाते हैं ना कि पल्सटिला को एक शोल्डर चाहिए। यस हाँ, इसलिए तो कभी भी एक मेडिसिन पे ऐसे नहीं पहुंचना, ऑलवेज रेपर्टाइज। आई वाज रियली एस्टोनिश्ड कि कैसे एक ही मेडिसिन सारे के सारे, हालांकि होता नहीं है ऐसे, बहुत बार एक दो हमें रूब्रिक्स इधर उधर करने पड़ते हैं, या होता है कि ये नहीं हो रहा चलो हम इसको छोड़ सकते हैं। जैसे 10 रूब्रिक्स डाले तो उसमें से हम कहते हैं कि चलो अगर 2 नहीं भी कवर किए तो कोई बात नहीं, लेकिन दिस वाज हाईली एस्टोनिशिंग कि इसने सारे के सारे 11 के 11 रूब्रिक्स कवर किए। फिर मैंने सोचा कि ये लड़की कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती किसी को, तो मैं देखूं कि क्या कार्सिनोसिन कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मैंने रूब्रिक डाला कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन के देखूं, सो कार्सिनोसिन वाज नॉट देयर। ये हमारी रेट्रो स्टडी होती है, उससे कंफर्म हो जाता है। फिर मैंने देखा कि चलो, उसने एक बात और बोली थी कि मैं पब्लिक में गाना तो मैं बहुत अच्छा गाती, लेकिन पब्लिक में मैं बहुत शर्माती हूँ, मैं नहीं वहां जा सकती। तो मैंने सोचा कि टिमिडिटी अबाउट अपीयरिंग इन पब्लिक में कार्सिनोसिन है या नहीं है। नो, इट वाज नॉट देयर। सो मेरी मेडिसिन कंफर्म होगी, क्योंकि ये दूर रहते थे तो मैंने इनको कार्सिनोसिन 1 की 3 डोजेस भेजी, साथ में 3 मंथ्स के लिए सैक्लैक। तो जब उनका फर्स्ट फॉलो अप आया, उसमें वो बोलते हैं कि बेटर इन ऑल एस्पेक्ट्स, मेंसेस रेगुलर, फ्लो फॉर 5 डेज। रेगुलर 5 डेज का फ्लो स्टार्ट हो गया। सो सबसे पहले मेंसेस रेगुलर होंगे, पीरियड्स रेगुलर होंगे। Physically, I have become more active. My mood is much better now. I'm a bit stronger now. ये उनका फर्स्ट फॉलोअप था। और उन्होंने बोला कि मेरा 2 किलो वेट रिड्यूस हुआ। चाहे 2 किलो वेट की मुझे कोई इतनी अहमियत नहीं लगी कि 84 किलोग्राम्स वेट है और 2 किलो वेट कम हो गया, एंड द पेशेंट इज सो हैप्पी। तो चलो कोई बात नहीं, ये उसकी साइकी है। तो 2 किलो उनका वेट रिड्यूस हो गया। बट शी सेड माय कंसर्न इज प्रेगनेंसी। मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई, बट आई नीड अ चाइल्ड, मुझे तो बेबी चाहिए बस। फिर 3 मंथ्स के लिए कार्सिनोसिन 1 3 डोजेस फिर से दी, साथ में सैक्लैक। फिर उनका सेकंड फॉलो अप आता है आफ्टर 6 मंथ। पहले 3 महीने हो गए, उसके बाद फिर 3 महीने। और फिर वही बात कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत हर चीज में फर्क है, पीरियड्स नॉर्मल हो गए, मुझ में एनर्जी आ गई, लेकिन आई नीड अ बेबी। अब प्लीज इस पे काम करिए ना, आप इस पे आप कुछ ऐसा दीजिए जिससे आई रियली नीड अ बेबी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से मैंने सैक्लैक उनको भेजी। अभी भेजी ही थी जब थर्ड फॉलोअप आया उनका, तो उसमें उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव। और वो इतने खुश के ये तो एलोपैथी से पॉसिबल ही नहीं था। इतना सब ट्राई किया, इतना सब कुछ किया, और दिस वाज सो। उस वक्त इनके फादर की डेथ हुई तो वो यहाँ इंडिया आए। अभी 2 मंथ्स की 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, तो वो इंडिया आए और वो स्पेशली मुझे मिल के गए कि आई एम सो हैप्पी। तो वहां जाके उनकी डिलीवरी हुई, उनके भी बेटी हुई। और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे घर में 3
पुश्तों के बाद, 3 पीढ़ियों के बाद बेटी हुई है। हमारे घर में सब बेटे बेटे हैं, कोई बेटी है ही नहीं किसी की। शी वाज सो हैप्पी। बहुत अच्छा और- मैम, वेरी नाइस। या और उन्होंने मुझे लिखा, मुझे मैसेज, मुझे अपनी फोटो भेजी अपने बेबी के साथ, जून 2021 में। लिखते हैं, डॉक्टर नीलम, गॉड ब्लेस्ड अ बेबी गर्ल ऑन ट्यूसडे। तो पहले उन्होंने मुझे फोन करके, उनके ब्रदर ने बता दिया था कि उनकी बेटी हुई है। तो उन्होंने कहा, गॉड ब्लेस्ड अ बेबी गर्ल ऑन ट्यूसडे, थैंक्स वंस अगेन फॉर हेल्पिंग मी मेक माई ड्रीम कम ट्रू। उनका एक सपना पूरा हुआ। Make my dream come true. And so many, she sent so many hearts to me कि thanks a lot, thanks a lot. So कई बार इनफर्टिलिटी के केसेस में जो मैंने रीजन देखा है वो पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, बट मैंने कहीं भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाला रूब्रिक नहीं लिया, क्योंकि जिस हिसाब से हम पेशेंट्स को देखते हैं वो उसकी साइकी जो है, जो उसका टोटल मेंटल मेकअप है, वो उसकी हमारी ड्रग के साथ, हमारी दवाई के साथ 100% मैच होना चाहिए। एक जगह पे मैंने पढ़ा था, डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा था कि क्योर क्या होती है। एक ट्रायंगल है बीमारी की, उसके ऊपर अगर आपकी दवाई की ट्रायंगल बिल्कुल फिट होती है, वहां पे क्योर होती है। तो वो ट्रायंगल इसी तरह से फिट हो सकती है। अगर हम बायस हो जाएं कि चलो इसको, या कई बार ऐसा भी होता है, चलो पहले ये देख के देख लो फिर ये दे देना, मैं कभी ऐसा नहीं करती। अगर सपोज करो मेरी ये मेडिसिन, सेलेक्टेड मेडिसिन ठीक ना होती या ना इससे मुझे रिजल्ट मिलते, तो मैं दोबारा उनका केस टेकिंग करती। डॉक्टर हैनीमैन ने भी अबाउट 260 के आसपास कुछ एफोरिज्म है जिसमें लिखा है कि अगर आपको कोई दवाई का लगता है कि वो प्रॉपर 2 मेडिसिन में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये दूं या ये दूं, तो एक देने के बाद दूसरी नहीं देनी, आपने दोबारा से केस टेकिंग करनी है, दोबारा से फ्रेश रूब्रिक्स लेनी है। मैंने बहुत केसेस में ऐसे किया कि फर्स्ट मेडिसिन वेल सिलेक्टेड नहीं थी, लेकिन सेकेंड मेडिसिन में मैंने चेंज कर दिए टोटल रूब्रिक्स, जो उसके ज्यादा उस वक्त प्रोमिनेंट लग रहे थे, वो चेंज करके कोई और मेडिसिन। एक डॉक्टर ने यहाँ पे स्टेफी भी लिखा था। स्टेफी भी इमोशनली वल्नरेबल नहीं है, और स्टेफी को सिंपैथी एंड कंपैशन की डिजायर नहीं है, कंसोलेशन की डिजायर नहीं है, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड नहीं है, और स्टेफी में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसे हम इन सब जो 4-5 मेडिसिन हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। कार्सिनोसिन अकेली ने ऑल द 11 रूब्रिक्स कवर किए, बाकी उसके साथ लाइकोपोडियम थी, नेट्रम्योर, पल्साटिला, स्टेफी, इन चारों ने 8-8 रूब्रिक्स कवर किए। लेकिन जो उसका मेन सबसे बड़ा, जो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जो बात थी, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, वो सब में मिसिंग था। सो दिस was a beautiful case of carcinosin. So एक और मैं छोटा सा केस एक और बताना चाहूंगी जिसमें बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। So ये मेरे बहुत किसी क्लोज का केस है, बहुत ज्यादा क्लोज, जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है। So बहुत प्रॉब्लम्स थी, थायराइड था, पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी, कंसेप्शन नहीं हो रही थी, 1 साल से ट्राई कर रहे थे, शादी को 5 साल हो गए थे, TSH 11 हो गया, सारे टेस्ट किए, हाशिमोटो टेस्ट पॉजिटिव आया, 3 टाइम्स ज्यादा आया, तो फर्टिलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए। 1 साल तक शी टुक एलोपैथिक मेडिसिन। पहले थायरोनॉम 25 mcg ले रहे थे, फिर 50 mcg की, हालांकि TSH नॉर्मल आ रहा था, फिर 75 mcg कर दी। तो 1 साल बीत गया, 1 साल ऐसी सभी मेडिसिन लेते रहे। आखिर में
मैंने पूछा कि आप कर क्या रहे हो, क्या चल रहा है, आपकी प्रॉब्लम कम तो कोई हो नहीं रही, बढ़ी जा रही है, ये हो क्या रहा है 1 ईयर से। एंड वो भी बहुत अपसेट थी कि इतनी एलोपैथी ले रहे हैं, इतना 1 साल से ऊपर हो गया, तो आई एम रियली वेरी अपसेट विद दिस। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सिम्टम्स है, एंड फिर मैं अपने अकॉर्डिंगली मेडिसिन सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी उस बात से अपसेट थी कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो मैंने पूछा कि हालांकि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैंने फिर भी उससे कुछ सिम्टम्स पूछे। पहली बात मैंने पूछी कि गुस्सा गुस्सा कितना आता है। शी सेड बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा, कि पूछो ही मत कितना गुस्सा आता है, भी जैसे किसी को मार ही डालना, इतना गुस्सा आता है, क्योंकि प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कुछ कुछ हो ही जा रहा है, सोल्यूशन कोई निकल नहीं रहा है। आई एम रियली अपसेट विद दिस। वेट गेन हो ही जा रहा है। ये दवाई तो मैं शी सेड कि मैं इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, इतनी डाइट कंट्रोल कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक है, गुस्सा बहुत आता है, बोल देते हो, कह देते हो, कहते यार जो मेरे मन में है मैं तो बोल देती हूँ, बहुत ज्यादा कुछ बोल देती हूँ, बड़े हेल्थ इश्यूज है बहुत ज्यादा, मैं बहुत अपने हेल्थ इश्यू से बहुत ज्यादा तंग, रियली वेरी अपसेट। इतनी चिंता होती है मुझे अपनी सेहत की कि पूछो मत। ये देखो अब तो एक्ने भी स्टार्ट हो गए मेरे, सारे हार्मोन्स टोटली अपसेट, एनर्जी लेवल नहीं है, शाम तक मैं काम करती हूँ, ऑफिस में जाती हूँ, शाम तक आती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ टोटली, मेरा तो कुछ करने को मन नहीं करता, मैं तो खाना भी नहीं बनाती, मोटापा अलग से आई जाता है। फिर मैंने उससे पूछा कि अगर कभी तुम्हारे हस्बैंड बीमार हो जाए तो तुम उनकी कितनी केयर करती हो, क्योंकि उसको हेल्थ की बहुत ज्यादा चिंता थी। तो शी सेड के ओहो, फिर तो मुझे सारी रात नींद ही नहीं आती, फिर तो मैं सारी रात उनको देखती रहती हूँ कि ठीक है, बुखार हुआ था, उतर गया, नहीं उतरा, मतलब फिर तो हद से ज्यादा, इवन अपनी सेहत की भी शी सेड बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा चिंता होती है। जो कहती मेरा गुस्सा है ना, वो मेरे दिमाग में चढ़ा रहता है हर वक्त, और सॉरी तो मैं कभी कहती ही नहीं, नो सॉरी, आई नेवर से सॉरी। तो तीसरी बात जो मैंने उससे पूछी, मैंने कहा ठंड गर्मी के क्या ज्यादा लगता है, कहती ठंड हुई बहुत ही ज्यादा, मैं तो 2 कैप्स, बहुत, मैं तो बियर ही नहीं कर सकती, नाक का भी इशू हो गया ठंड की वजह से, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं, पूरा कवर करके, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। बस ये केस था, और भी बहुत चीजें हैं, कॉन्स्टिपेशन है, वीपिंग मूड रहता है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन इन 3-4 चीजों के बेसिस जो मेरे से पढ़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो इस मेडिसिन पे एक क्लिक में पहुंच जाएंगे। हिप्परसल्फ लग रहा है। यस, दिस इज हिप्परसल्फ। हिप्परसल्फ में 3 थिंग्स जो मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने कभी हिप्परसल्फ 15-20 साल पहले कभी इस मेंटल बेसिस के ऊपर कभी भी नहीं दी थी। हिप्परसल्फ में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि मार ही डाल, मार डालू का मतलब ये नहीं होता कि सच में मार देना, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा, वायलेंट गुस्सा होता है। और दूसरा, केयर इतनी ज्यादा कि पूछो मत, फिर रात को जाग जाग के देखना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, चिली, पेशेंट बहुत ज्यादा चिली,
जब मैंने फर्स्ट टाइम ये थीम हिपरसेल्फ का पकड़ा था, तो उसमें वो पेशेंट भी ऐसा ही था कि मार दूं, मार डालूं, और कहता मैं गर्मियों में भी कैप लेके सोता हूं। मैंने उनसे पूछा कि एसी वगैरह, कहते एसी, रब रब करो डॉक्टर साहब, केड़ा एसी, मैं नहीं एसी लगा सकता। मतलब इतना ज्यादा ये चिल्ली होता है कि बिल्कुल भी एसी नहीं लगा सकता। सो आप इमेजिन नहीं करोगे, फर्स्ट मंथ में मैंने इनको हिपरसेल्फ, क्योंकि ये बाहर रहते हैं ये भी, तो मैंने बोला कि हिपरसेल्फ की कौन सी पोटेंसी है आपके पास। शी सेड आई हैव 200। मैंने कहा कोई बात नहीं, 200 ले लो। अगले ही महीने इनकी प्रेगनेंसी हो गई, वेरी नेक्स्ट मंथ। ये केस मैंने डॉक्टर मान से भी डिस्कस किया था कि डॉक्टर साहब ये ऐसे ऐसे रूब्रिक्स हैं, ऐसे ये है, तो उन्होंने भी हिपरसेल्फ ही निकाली थी। तो हिपरसेल्फ देने के बाद जस्ट सेकंड मंथ ही प्रेगनेंसी होगी और इनके भी एक ब्यूटीफुल डॉटर पैदा होगी। सो एक मुझे और केस याद आया, नॉट स्टर्लिटी, हिपरसेल्फ का। वो लेडी की वर्षन क्या थी, वो लेडी कहती कि मैं अपने बच्चों को इतना, मुझे गुस्सा आता है, मैं इतना पीटती हूँ ना, इतना मारती हूँ कि जैसे मुझे उनको कोई प्यार मोहब्बत ही नहीं होता उनके साथ। लेकिन जब मेरे घर वाला कोई बीमार हो जाए, मैं फोन कर करके उनको तंग करती हूँ, इतना ज्यादा मैं मर जाती हूँ। ये दो चीजें हिपरसेल्फ में बहुत ज्यादा चाहे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन मैंने डिप्रेशन के केसेस जस्ट हिपरसेल्फ की एक डोज देके इसी बेसिस के ऊपर ठीक किए हैं। कभी मौका मिला तो हिपरसेल्फ पे और लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन क्रक्स है वो ये 3 चीजें मैं अक्सर नोट करती हूँ। एंगर वायलेंट, बहुत ज्यादा कि मार ही दूं, लेकिन अगर वो बीमार हो गया तो मर जाना कि बीमार क्यों हो गया, फोन करी जाना, बार बार पूछी जाना, बुखार उतर गया ना, ठीक हो गया, दवाई खा ली नहीं खा ली, लाइक दिस। फिर इतनी ज्यादा एंजाइटी फॉर द हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स, इसमें रूब्रिक है हमारे पास। एंड थर्ड थिंग इज चिली। सो दिस इज ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी, उसके कुछ रीजंस एंड उसके कुछ केसेस। एनी क्वेश्चंस? अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क प्लीज। Hello, ma'am. Yes. Congratulations for such a nice results and nice cases. Thank you. मैम वो पहले वाली केस थी ना कि पॉइंट टू पॉइंट वो आंसर करती थी, तो उसमें हम लैकोनिक, ये एक रुब्रिक आता है ना? कौन सा? लैकोनिक मैंने तो कभी नहीं यूज किया, मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं। क्या होता है ये? उसका मीनिंग उस रुब्रिक का मैंने पढ़ा था कि वो पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, कम वर्जन में पेशेंट आंसर देता है। अच्छा, टॉक लैकोनिक। हाँ। ओके। मैंने वैसे ये कभी यूज नहीं किया, मैंने कभी देखा नहीं, एकोनाइट का है, अभी जस्ट चेक किया। लेकिन जो मुझे उसमें लग रहा था वो आंसर्स मोनोसाइलेबल, जस्ट बात का थोड़ा सा जवाब देना है। तो मुझे इस रूब्रिक का तो पता भी नहीं था, लेकिन फिर अगर हम बाकी चीजों के साथ जोड़ते हैं उसको, हाँ, तो उसमें पल्साटिला थी। पल्साटिला को मैंने इसी तरह से लर्न किया कि मैंने बहुत बार बाद में भी यूज किया ये वर्ड मोनोसाइलेबल। एंड बाय नॉडिंग, मैंने जो पल्साटिला की वीडियो बनाई है, जो यूट्यूब पे वीडियो है मेरी पल्साटिला वाली, उसमें मैंने आंसर्स का लिखा है कि आंसर्स वो कैसे देता है पल्साटिला। बाय नॉडिंग, बस हाँ ना, मोनोसाइलेबल, यस और नो, या नो, ज्यादा नहीं, बस ऐसे। सो इसलिए मैंने वो रूब्रिक ज्यादा स्पेसिफिकली बताया कि हम ये रूब्रिक यूज कर सकते हैं बाकी जगह पे, और मैंने ये कभी यूज नहीं किया और मुझे पता भी नहीं था। टॉक, ये टॉक के अंडर है, वो आंसर के अंडर है।
I'll definitely see this movie. Thank you, ma'am. Yeah. हेलो मैम। Yes. यस मैम, आज का लेक्चर बहुत शानदार रहा। तीनों केसेस बहुत अच्छे, और सॉरी टू से आपको चीजें पसंद नहीं आती, पर मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, ब्यूटीफुल और वेरी प्रेटी। Thank you so much. आपको पसंद नहीं आती ये चीजें, पर मैं कहने से रुक नहीं पाई। आप Oh, इतने thank you अच्छे so much. Thank you so much. Same from my Yes, side. agree, ma'am. so Thanks. cute, beautiful lady, ma'am. Thank you so much. Happy Women's Day. Thank you, everyone. Thank you so much. Yeah. आगे भी आपसे बहुत कुछ पढ़ना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बहुत सारी मैं YouTube पे वीडियोस डालती रहती हूँ डिफरेंट मेडिसिन की, आप वहां से भी लर्न कर सकते हैं। मिलाकर पहचान के लिए। हेलो, यस, बहुत ही बढ़िया जी। मैडम, और सुनना Thank you. चाहते थे लेकिन टाइम की वजह से नहीं सुन पाए थे Yeah. अभी। कोई बात नहीं, हम आगे फिर सेशन रख लेंगे किसी और चीज पे, किसी और टॉपिक पे। यस सर, यस। नीलम दीदी, थैंक यू नीलम जी। मैडम, सर कुछ बोलना बहुत चाह रहे थे। धन्यवाद। हाँ जी, डॉक्टर लियाकत। दीदी एक बात बताइए, आप जैसे इनफर्टिलिटी में, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यू स्टार्ट यूजिंग 6C पोटेंसी। ओके, कर सकते हैं, मतलब बहुत इमीडिएट रिजल्ट आता है। मतलब आई हैव टेस्टेड ओवर मोर देन लाइक डेफिनेटली मैं अगले केसेस में जरूर करके देखूंगी। You try 6C, huh? Yeah. You will find more 6C. I will definitely I'll try. Yeah. Even nosodes I have used in 6C in infertility. Oh wow, very nice. मतलब carcinosin 6C, tuberculinum, medoranum also I have used in 6C potency. Okay. मैंने एक्चुअली कभी भी 6C पोटेंसी यूज नहीं की। अच्छा। कभी भी नहीं, किसी भी केस में कभी नहीं। हम हर केस 30 पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, 30, then 200, then 1M। तो कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब आपकी ये मैं सजेशन जरूर मैं ट्राई करूंगी डेफिनेटली। क्योंकि तो क्या है ना कि मैक्सिमम प्रूविंग्स जो है ना दवाइयों के, वो 6 पोटेंसी और 12 पोटेंसी में हुए हैं। तो जो रूब्रिक्स आए हैं मैक्सिमम, वो उस पोटेंसी में आए हुए हैं जी। इसीलिए फिर क्या होता है ना कि वो रूब्रिक की वो वेवलेंथ भी होनी चाहिए ना हमको, पोटेंसी वाली। डॉक्टर हमारी तो जो एसोसिएशन है ASRH, हमने तो ये एक रूल बना दिया था 20 साल पहले कि हमने हर ये पोटेंसी का चक्कर ही खत्म कर दो। हमने हर केस को 30 से ही स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट 30, देन 200, देन 1M। तो ऐसे ही हम करते थे। ये तो बाय चांस मुझे, जो लोग बाहर रहते हैं जिनको मैंने 3-3, 4-4, 6-6 महीने की मेडिसिन भेजती हूँ, वहां पे मैं ऐसा चक्कर नहीं डालती। मैं कहती हूँ कि रिपीट करनी है 1 महीने में 1 डोज ही रिपीट करनी है, तो हम 1M की ही लो। वो मैं डॉक्टर जैन शॉल्टन को फॉलो करती हूँ। वो ऐसे ही किया करते थे। उनको हमने एक बार बुलाया था पटियाला में, तो यहाँ पे उनका सेमिनार हुआ था, इट वाज इन 98। तो उन्होंने बताया था कि 1M पोटेंसी हम ऐसे महीने में इस तरह से रिपीट करते हैं। आई फॉलो यूज करता है। हाँ, मैं मिला हूँ जैन शॉल्टन को, मिला हूँ मैं। वो बहुत ज्यादा 1M 10M यूज करता है। आई नो हिम जी। मैं कई बार 1M जाके 6C पर आके देखा हूँ, एंड आई हैव गॉट रिजल्ट्स ऑन 6C। ओह वाओ, इनफर्टिलिटी में। हाँ, इसीलिए आई वाज गोइंग टू टेल यू कि यू ट्राई 6C वंस। आप देखो, जैसे आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 10 पोटेंसी में 6C और 10 में अलग यूज करके देखो, एंड यू सी द डिफरेंस जी। या डेफिनेटली and the मैं lecture ट्राई was fantastic as usual. My sister has to be beautiful and intelligent, no doubt about that. So I know you will get all the compliments. मेरा भाई थोड़ा तगड़ा हो गया है या जी। God bless you दी। और फिर से अपन इंशाल्लाह हैनुमान डे को अपन फिर से लेक्चर अटेंड करेंगे। या डेफिनेटली कर लेंगे। And I'll see to it that you are opening the lecture, inshallah. Okay. जरूर। Mansi wants to do the Thanksgiving. Mansi, over to you. ठीक है। हेलो मैम। थैंक यू एवरीवन। हेलो जी। हाँ जी, जैसे आपने बताया इनफर्टिलिटी बहुत अभी बढ़ रहा है,
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर ब्लेस्ड होम्योपैथ्स, तो हम लोग मदद कर सकते हैं उन लोगों की कि जो बच्चा चाहते हैं, सब कुछ होके भी ट्रीटमेंट करके भी नहीं मिल रहा है तो होम्योपैथी से मिल रहा है, तो ये बहुत ब्लेसिंग है हमारे लिए और हम सब ब्लेस्ड है ऐसे लगता है मुझे। डेफिनेटली बहुत ही शानदार बहारदार रहा लेक्चर मैडम। I would like to thank you on behalf of Ignited Minds by PHF and HSH. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you everyone. Yeah. Thank you, madam. Thank you. Thank you.